नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन आधारभूत राजनीति विज्ञान, वो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, छोटा कंपटीशन से लेकर आईएएस तक का कंपटीशन, जहां राजनीति विज्ञान आपके सिलेबस में है या राजनीति विज्ञान के टॉपिक अगर आपके सिलेबस में हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं। आपके लिए इस तरीके की महत्वपूर्ण जो कंटेंट होगा वो हम लाते रहेंगे। तो हम देख लेते हैं संविधान के कार्य। तो संविधान के कार्य को देखने से पहले हम समझेंगे कि संविधान है क्या। तो संविधान वो लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे संविधान कहते हैं। तो वो संविधान जो एक लिखित दस्तावेज है और जिसके अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जाती है, या कहें कि एक बुनियादी नियमों का दस्तावेज है, तो उसी को देख लेते हैं हम कि वो बुनियादी जो दस्तावेज है वो कार्य क्या करता है। तो उसका क्या कार्य है? तो संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम जो समन्वय और विश्वास है वो बना रहे। न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा कार्य स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास है। निर्णय लेने वाली शक्ति कोई जनता के पास है, या कोई एक व्यक्ति के पास है, या कोई तानाशाह सैनिक के पास है। शासन की जो शक्ति है निर्णय लेने की वो किसके पास है? संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में ये निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संविधान का तीसरा काम है वह है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। बिना सीमा के ना नागरिक हो ना सरकार हो, तो सबके लिए एक सीमा हो। तो संविधान का ये तीसरा प्रमुख कार्य है कि वो एक सीमा निर्धारित कर दे। ये सीमा इस प्रकार से मौलिक है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सके। तो संविधान का चौथा कार्य कि सरकार एक ऐसी क्षमता प्रदान करे जहां जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण हो सके। सबके लिए एक न्याय का विकल्प होना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। संविधान के मौलिक प्रावधान देख लेते हैं अब। एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य दे कि कोई भी नागरिक है वो संविधान का आदर क्यों करे, उसके लिए कारण ज़रूर हो। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दे दी जाएगी, तो वहाँ स्वाभाविक है कि अल्पसंख्यकों का संविधान के प्रति कोई आदर नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सबके लिए न्याय का एक विकल्प ज़रूर हो। अब हम अपने संविधान के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में, कि भारतीय संविधान कैसे बना, बनाने वाली संस्था कौन थी, कौन व्यक्ति थे और कौन सी संस्था थी जिसने संविधान को बनाया और एक ऐसा शानदार संविधान भारत के सामने बना, और जो कि 70 सालों से आज भी हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। तो भारतीय संविधान एक शानदार संविधान है, एक सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। तो उस संविधान की विशेषता देखने से पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान आखिर बना कैसे, वो कौन सी संस्था थी, वो कौन से महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस शानदार संविधान को बनाने में योगदान दिया। तो सबसे पहले औपचारिक रूप से एक संविधान सभा, महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत, यानी उस समय भारत विभाजित नहीं हुआ था, तो वह तब निर्वाचित की गई थी। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित होने के बाद संविधान सभा की पुनः बैठकें हुई थी। तो पुनः बैठक पूछ लें तो 14 अगस्त 1947 और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा
1935 में देश में चुनाव हुए थे, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ये चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से हुए थे, प्रत्यक्ष विधि इसमें काम में नहीं ली गई। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था, उसी में प्रस्तावित था, उसी के अनुसार ये इसकी जो चुनाव की जो व्यवस्था थी संविधान सभा के सदस्यों की वो की गई। तो इसमें प्रावधान कौन से थे, कैबिनेट मिशन में कौन से ऐसे प्रावधान थे वो देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दे दी जाएं। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य, महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, 292 सदस्य वहाँ से चुने जाने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 292 और देशी रियासतों से 93 सीटें, कम से कम देशी रियासतों से जहाँ राजा राज करते थे यानी सीधा ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, वहाँ से 93 सीटें आनी थी। फिर इनको चुनाव किस तरीके से होना था, प्रत्येक प्रांत की सीटों से 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, एक मुसलमान, एक सिख और एक सामान्य, उनकी संख्या के अनुपात में उनको बांट दिया गया। तो ये कौन से 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व की पद्धति देख लें। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें मत का संक्रमण कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जो राष्ट्रपति का चुनाव हम पढ़ेंगे, चुनाव पद्धति पढ़ेंगे, उस समय इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति आखिर होती क्या है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। देशी रियासत जहाँ से 93 सदस्य आने थे, राजा रजवाड़े का जो शासन था वहाँ से 93 सदस्य आने थे, तो उनका जो चुनाव था वो परामर्श से ही होना था। आस्था का प्रतीक यानी संविधान सभा में अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसी संविधान सभा की मांग उठ चुकी थी, और वो उठाने वाले कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। और ये बात कहाँ से स्पष्ट हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के अपने पहले राष्ट्रपति थे, उनका 9 दिसंबर 1946 को एक भाषण हुआ और उसमें ये बात सामने आई कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो उठी वो महात्मा गांधी के शब्दों से थी। तो महात्मा गांधी के शब्दों से कैसे स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्या कहा कि उससे पता चलता है कि एक संविधान सभा की मांग उन्होंने कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा। उनसे पूछा गया कि स्वराज का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कि स्वराज का अर्थ है कि जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी एक इच्छा हो। और उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बने चुका था। तो संविधान सभा का अब स्वरूप देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने किस तरह प्रस्ताव रखा वो हमने देख लिया। संविधान सभा का स्वरूप कैसे किस प्रकार का था ये देख लेते हैं। तो 3 जून 1947 को योजना के अनुसार वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे, क्योंकि 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो तैयारी थी वो कर ली गई थी। तो संविधान सभा के प्रस्तावित सदस्यों की संख्या घटकर अब 299 रह गई थी, और इनमें से 26 नवंबर 1949 को, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, कितने सदस्य रह गए थे, 299, और 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य ही उपस्थित थे। 26 नवंबर जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक, ये कोई भी कंपटीशन हो जहाँ राजनीति, विज्ञान और संविधान की बात आती है, यानी एक टॉपिक के रूप में दे दिया जाता है आपके जीके में, तो वहाँ ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखें। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, बिल्कुल सही, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व परक बनाने का एक प्रयास ज़रूर किया गया था।
सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी समाज का हर एक वर्ग प्रतिनिधित्व कर रहा था। भले ही हमारी जो संविधान सभा थी वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि अब पद्धति है 18 वर्ष से ऊपर का हर एक भारतीय नागरिक जो मत देने का अधिकारी होता है उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी समाज के हर एक धर्म, हर एक वर्ग को इस प्रकार की व्यवस्था की गई, इस प्रकार की विधि अपनाई गई कि उन सबको प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के महत्वपूर्ण फैक्ट, एससी वर्ग के 26 सदस्य थे उस समय। विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और 82 सीटें इनको प्राप्त थी। ये भी आरोप लगता है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उन्हें 82% सीटें मिल गई थी। संविधान सभा के काम काज की शैली, आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कांग्रेस को 82 सीटें क्यों मिल गई। तो इसका मतलब कांग्रेस का वर्चस्व था, ये आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा के काम काज की शैली क्या थी? तो संविधान सभा जो सत्ता केवल इस बात पे नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पे सभी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, बल्कि संविधान बनाने के लिए अपनाई गई जो प्रक्रिया थी उनकी और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। तो संविधान सभा में लगभग उन सभी विषयों पे चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। ये प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का था, जिस पे किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऐसा कौन सा एक ऐसा तत्व था या ऐसी कौन सी एक बात थी जिस पे संविधान सभा में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ, तो वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो भारत में 18 वर्ष से ऊपर का हर एक भारतीय नागरिक, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, उसे बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होगा, जो ये नीचे बताया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त ये जो विषय था इस पे कोई वाद विवाद नहीं हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, अब यहीं से बात निकल के आएगी कि आखिर कांग्रेस को 82% सीटें कैसे मिल गई। राष्ट्रीय आंदोलन के जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश में नेहरू द्वारा 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 1946 में। किसने रखा? पंडित नेहरू ने रखा। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। तो इसमें क्या था ऐसा? तो संविधान सभा के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, इसको परिभाषित किया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान सभा में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता और एक सार्वजनीय पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। जो ये बुनियादी हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वजन हित, यानी हर व्यक्ति का हित हो, इन्हें ये जो बुनियादी प्रतिबद्धताएं थी यानी कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं थी, इनको संस्थागत रूप दिया गया, यानी इनको प्राप्त करने के लिए एक संविधान बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम। आपको उद्देश्य प्रस्ताव भी करवाया जाएगा, यानी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो करवाई जाएगी। बहुत ही सहज और सरल तरीके से मैं विश्लेषण करूँगी, उसका समझाने का प्रयास करूँगी। कोई भी कंपटीशन हो, राजनीति विज्ञान की बात जहाँ आती है वहाँ प्रस्तावना से भी आजकल बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से भी ज़्यादा प्रश्न आजकल कर्तव्यों से पूछे जाने लग गए हैं। तो आपको कर्तव्य करवाए जाएंगे, उद्देश्य प्रस्ताव करवाए जाएंगे। आपके लिए राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण कंटेंट मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में बैठें, राजनीति विज्ञान का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो जुड़ जाएं। भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं कि भारत एक स्वतंत्र हो, संप्रभु होगा, गणराज्य होगा। गणराज्य मतलब यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव वंशानुगत नहीं होगा,
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये तय भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं वो एक संघ होगा। तो भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश होगा। संघ की जो इकाइयाँ होंगी स्वायत्त होंगी, यानी जितने भी राज्य हैं जिनको हम राजनीति विज्ञान में, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, ये राज्य नहीं है राजनीति विज्ञान की भाषा में। भारत खुद एक राज्य है। इस पे भी बात करेंगे कि आखिर राज्य है तो उसके लिए कौन कौन सी तत्व होने चाहिए, कौन सी बातें होनी चाहिए। तो ये इकाइयाँ हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये भारत संघ की इकाइयाँ हैं। ये कैसी होंगी? स्वायत्त होंगी। स्वायत्तता का मतलब है कि वो ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, न कि भारत के क्षेत्र में। इनको जितना क्षेत्र है, जैसे राजस्थान सरकार का जो जितना क्षेत्र है वहाँ राजस्थान सरकार पूरी स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। ऐसी किसी भी राज्य की सरकार हो वो वहाँ स्वायत्त होगी, वो स्वतंत्र होगी कार्य करने के लिए। इन पे भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने स्वायत्त का आपको अर्थ बताया है। और उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत। भारत संप्रभु होगा, यानी भारत पर किसी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं होगा। भारत है वो आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा। तो भारत तथा उसके संविधान, स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता होगी। हमें दिख रहे हैं कि हमारे राजनेता शासन कर रहे हैं, सरकार में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो जनता के स्रोत जनता है। वो जनता चुन के भेजती है, उन प्रतिनिधियों को जनता चुन के भेजती है। तो ताकत किसके पास है? अंतिम ताकत जनता के पास है, स्रोत जनता है। भारत में भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो सबको, और कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में सब बंधे हुए हों। जैसे कानून और नैतिकता की सीमाएं सब पे लागू हों, जैसे सार्वजनिक हित, नैतिकता, ये सब इनकी सबकी सीमाएं हो। इन सीमाओं से बंधे होने के बाद ही हम भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की जो मौलिक स्वतंत्रता है उसकी गारंटी दी गई है, सुरक्षा दी गई है। तो हमें स्वतंत्रता जो मिली हुई है, कुछ बच्चों का तर्क होता है कि हमें तो स्वतंत्रता मिली है, लेकिन स्वतंत्रता की जो सीमा है वो असीमित नहीं है, वो सीमा है सार्वजनिक नैतिकता की और कानून की सीमा में रहते हुए हम भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय यानी धर्म की स्वतंत्रता हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो या सामाजिक कोई भी अपनी स्वतंत्रता हो जो राजनीतिक हो, तो उन सब का पालन हम इन सार्वजनिक जो हित है या कानून है उन सीमाओं में बंध के ही कर सकते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अल्प यानी कहीं भी समाज, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आंच नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होंगी, जहाँ देश की या राष्ट्र की एकता और अखंडता को आंच आए, समाज का अहित हो, समाज के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़े, वहाँ अपनी स्वतंत्रता सीमित हो जाती। कहने का मतलब ये है, भाव ये है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल और आकाश में इनके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। यानी भारतीय संविधान में विश्व शांति की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में भारत अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, मित्रतापूर्ण तरीके से सहयोग करेगा, जुड़ेगा। विभिन्न देशों के संविधान से हमने अपने संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए हैं वो देख लेते हैं कि ब्रिटिश संविधान से हमने कौन से प्रावधान लिए। तो ब्रिटिश संविधान का देख लेते हैं पहले। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हमने वहीं से लिया है। जो हमारे लोकसभा और विधानसभाओं में चुनावों की जो पद्धति है
वो पद्धति हमने वहीं से ली है। सरकार का जो संसदीय रूप है वो भी हमने ब्रिटिश सरकार से ही लिया है। कानून का शासन भी हमने ब्रिटिश सरकार से लिया है। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, यानी जो विधायिका केंद्र में संसद और कानून बनाने वाली संस्था, उसका अध्यक्ष, और अपने राज्यों में विधायिका, विधानमंडल, उसके अध्यक्ष का पद हैं, वो सब हमने ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटिश कानून निर्माण की विधि भी हमने वहीं से ली है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ये लगभग बच्चों को पता है। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा फ्रांस की क्रांति में दिया गया था, तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति से हमने क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, जो कि हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। अब हम देख लेते हैं कनाडा के संविधान से हमने ऐसा क्या लिया। तो एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था का जो स्वरूप है, यानी केंद्र सरकार हमारी शक्तिशाली है, ऐसी संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली? कनाडा से ली है। और कनाडा से एक और चीज़ ली हमने, अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का सिद्धांत भी हमने कनाडा से लिया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट देश अमेरिका से। तो अमेरिका से हमने क्या लिया? तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली। न्यायिक पुनरोलोकन की जो शक्ति है वो भी हमने अमेरिका से ली है, यानी कहने का मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र होगी, इस तरीके का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। तो ये हमने देख लिया महत्वपूर्ण देशों से, जिन देशों से हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी अच्छी बातें दूसरे देशों की ली और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार कौन सी बातें सही बैठ रही थी उन सब को हमारे संविधान में शामिल किया। ये एक नकल नहीं है, कोई कहे कि ये नकल की गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने उन अच्छी बातों को शामिल किया है जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार वो बातें सटीक बैठ रही थी, हमारी परिस्थितियों में वो सही बैठ रही थी। उन्हीं बातों को हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है। अब हम महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण घटना या तिथियों पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगी। अब कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जो कि दिल्ली में हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किस प्रकार का अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो वो तारीख कौन सी थी? वो थी 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी घटना हुई? ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इसमें संविधान को स्वीकृति मिल गई और बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप से हमारे संविधान पे कितने सदस्यों ने, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, तब आप याद रखें 284। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया। तो संविधान सभा को संसद के रूप में गठित कब किया गया? तो 24 जनवरी को जो संविधान सभा बनी हुई थी, हमारा संविधान बना रही थी, उसको संसद ये रूप दे दिया, यानी उसको एक संसद बना दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। 1900 लोकतंत्र नेपाल ने भारत द्वारा बहुलोकतांत्रिक की शुरुआत कर दी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट या प्रश्न। देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका था। ये कथन किसका है? तो ये संविधान सभा में बोलने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन गया था। तो ये संविधान सभा की बैठक में बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा की पहली बैठक
जो हमने ऊपर कर लिया 9 दिसंबर 1946 को। विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 14 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया। और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि एक ऐतिहासिक महत्व था 26 जनवरी का, लेकिन बनके हमारा 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। और इस 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मना रहे हैं 2015 से, सबको पता है। इसमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों के अधिकारों की नहीं पूछा गया है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा कार्य नहीं है, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। बिल्कुल सही। ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में रेखांकन करता है। बिल्कुल सही। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे। नहीं, संविधान ऐसा कुछ भी सुनिश्चित नहीं करता कि सत्ता में लोग अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। ये तो जनता को पावर दे दी गई है। जनता चाहे तो अच्छे लोगों को चुन के भेज सकती है, जनता चाहे तो बुरे लोगों को चुन के भेज सकती है। तो ये जो अंतिम शक्ति है ये जनता के पास है। संविधान ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया गया है, यानी भारत का प्रत्येक वो नागरिक जो 18 वर्ष का हो गया है वो बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश के भेदभाव के मताधिकार रखता है। यह कुछ साझे मूल्यों को अभिव्यक्त, ये जरूर सही है, ये सही है। तो गलत वाला हमारा हुआ ये 3 नंबर। और यही पूछा गया है, नहीं है। निम्न में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो हम देख लेते हैं। संसद से ज़्यादा है तो संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता, संविधान के सदस्यों कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान की ये बात बताता है कि संविधान कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। संविधान जरूर ये सही है कि संविधान ये ही बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियाँ उसके प्राप्त हों। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, ये नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के संविधान में कहाँ से लिए हमने। तो ऊपर देखा था हमने आयरलैंड से लिया है नीति निर्देशक तत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से? फ्रांस की से लिए हमने। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं ये शब्द जो हमारी प्रस्तावना में शामिल हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से। अर्ध संघीय व्यवस्था यानी ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हों, तो ये जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। और अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कनाडा के संविधान से ही ली है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संघीय व्यवस्था, पहला संघीय व्यवस्था वाला देश अमेरिका है। तो अमेरिका से हमने संघीय व्यवस्था नहीं ली है। संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान लिया है वो हमने कनाडा से लिया है, क्योंकि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है, भले ही वो पहला संघीय देश है, लेकिन अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो उसमें अलग प्रावधान है। तो हमने अमेरिका की संघीय व्यवस्था नहीं ली, कनाडा की संघीय व्यवस्था की अपने तत्व लिए हैं, फैक्ट लिए हैं। तो वहाँ से हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो प्रभावित है। सरकार के संसदीय स्वरूप का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली है। संसदीय व्यवस्था जो अपने संसद के पास कितनी पावर होगी, इस तरीके से हमने ये महत्वपूर्ण 10% किए, 10% इस चैप्टर से किए हैं। और अति महत्वपूर्ण चैप्टर था हमारा ये संविधान से संबंधित, कि संविधान क्या है, संविधान के कार्य क्या हैं, संविधान के हमारी संविधान सभा कैसे गठित हुई, संविधान सभा को बनाने वाले जो एक समिति थी, संविधान के लिए तैयारी करने वाली जो एक समिति थी वो कौन सी थी, किस तरीके से, कब पहली बैठक हुई, कब पहला जो अध्यक्ष बना वो अस्थायी था, फिर स्थायी अध्यक्ष कब बना, ये सब बातें हमने इसमें की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर हमने किया है या संविधान से संबंधित अपने महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ये आपके कंपटीशन में ज़रूर मदद करेंगे। थैंक्स।